नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर का हिसाब आपका कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कह रहा है? ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर आपको बताए थे कि इसे क्या करना है, सिद्ध कर लेना है। क्या करना है? सीधा कर लेना है कि आप समीकरण को एक साइड कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे लिखेंगे 2x + 3y, ये आपका प्लस में जाएंगे तो माइनस में 7 = 0। चलिए इसे लिखते हैं a - b * x + a + b * y। ये आपका देखिए इसे क्या करना है, ब्रैकेट में साथ ले आते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये प्लस में है तो इस साइड आएंगे तो माइनस में, तो सारा आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3a + b - 2 = 0। चलिए अब ये आपको मानने में आसानी हो जाएगी। ये आपका a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ठीक है। ये आप आसानी से मान सकते हैं। चलिए आपके हिसाब में ही कह रहा है कि ये जो युग्म है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। चलिए समीकरण अपरिमित रूप से होंगे यदि, देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कब? जब आपको हम बताए थे, यहाँ पे ब्रैकेट के रूल बताए थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। एक चीज नोट कीजिएगा, आप लोग देखिए बोर्ड पे जो हिसाब लिखने में समय ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं, समय लगते हैं, इसलिए हम सभी स्टूडेंट से बराबर ये कहते हैं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं सारा जो है स्टूडेंट बुक लेके बैठा कीजिए और हम एग्जाम मतलब क्वेश्चन नंबर लिखते जाएंगे और आप लोग देखिए, कोशिश करेंगे कि वीडियो रोक करके क्वेश्चन लिख करके फिर उसके बाद बताएं, कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग जो है बुक लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है कि समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि इस टाइप में आएंगे तो। चलिए तो लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, a1 रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू कितना a - b = b1 3 है और आपका ये b2 कितना है a + b। चलिए c1 कितने हैं -7 और आपका ये कितने हैं c2 -3a + b - 2। ये कितना है आपका 3a + b - 2 आपका है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको रूल जिसमें लिखे थे बताए थे कि ये इनके तुल्य होगा, ये इनके तुल्य होगा, ये इसके तुल्य, अर्थात एक दूसरे के क्या है, तुल्य है। जब एक दूसरे के तुल्य हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों को तुलना करेंगे, ठीक है ना। चलिए 2/1 - b 3/a + b, ठीक है। 2/a - b = 3/a + b। पहले इन दोनों का हम तुल्य कर रहे हैं, बाय क्रॉस करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करते हैं, इन दोनों को 2 के साथ और इन दोनों को 3 के साथ गुना करेंगे। चलिए करते हैं, 2 गुना a करेंगे तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं साइड में यहाँ पे जगह है तो चलिए देखिए 2 गुना a करेंगे तो 2a, 2 गुना b करेंगे
तो दोनों प्लस में है, इसलिए 2b बराबर का चिन्ह है, बराबर दीजिए। अब a गुना 3 करेंगे, दोनों प्लस में है, इसलिए 3a माइनस b गुना 3 करेंगे तो प्लस माइनस, क्योंकि प्लस में आपका 3 है और माइनस में b है, इसलिए प्लस माइनस माइनस 3b हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, a वाले को एक साइड कर लेते हैं और b वाले को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों को उठा के एक साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम a बराबर मान निकाल लेते हैं। चलिए इसको इधर ले आते हैं और इसे इधर ले जाते हैं, ये आपका प्लस में जाएंगे तो माइनस में, ये आपका प्लस में जाएंगे तो माइनस में। इधर हो जाएंगे 2a माइनस 3a इसका टू माइनस 3b माइनस 2a सॉरी b। ठीक है, चलिए घटाइएगा तो माइनस a इसका टू, ये क्या हो जाएंगे माइनस 5b, माइनस माइनस खत्म कर दीजिए तो a बराबर कितना हो जाएंगे 5b। चलिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बराबर में माइनस माइनस खत्म कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन हम जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए हम लिख देते हैं कि डायरेक्ट आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं। देखिए क्या है आपका a माइनस a इसका टू माइनस 5b, हम यहाँ पे एक लाइन जोड़ेंगे कि दोनों ओर -1 से गुना करने पर, देखिए अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि -1 से दोनों ओर गुना क्यों करेंगे, ये भी एक सवाल आता है। ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस में आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम छोड़ सकते हैं, लेकिन a कहीं पे आप जो सेकेंड स्टेप इसके साथ कीजिएगा तो a आपका प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस a का वैल्यू है ना, तो इसीलिए अगर यहाँ पे प्लस आ जाते हैं और यहाँ पे माइनस a का वैल्यू हमें मालूम है कि -5 भी है, इसलिए हम उसे प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों बराबर कब होंगे, ये फिलहाल तो दोनों बराबर है, अगर हम इसको गुना कर देते हैं -1 से तो ये प्लस में आ जाएंगे, -1 गुना प्लस -1 गुना -a करेंगे तो प्लस a में आ जाएंगे, तो ये असंतुलित हो जाएंगे, इसलिए दोनों सेम है, बराबर है, इसलिए दोनों और हम क्या करेंगे -1 से गुना कर देंगे। तो ये क्रिया नहीं करके डायरेक्ट क्या करते हैं कि दोनों और जो माइनस है उसे हम काट देते हैं, बस इतना सा करते हैं। ठीक है, फिर ये इसका दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं, इसका दूसरा तरीका हम क्या अपना सकते हैं, चलिए इसका हम गुणा लिख देते हैं, -1 गुना a और -1 गुना 5b, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका गुणा करेंगे तो भाग में, तो a बराबर 1 गुना 5b बाय -1, ये आपका एक एडवांस बात हो गया। फिर उसके बाद क्या बचेंगे, a बराबर 5b। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो भी मतलब आप ऑलरेडी नॉलेज लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा सा कि इसे माइनस है, दोनों साथ माइनस है तो हम काट देते हैं, तो क्या निकल कर आया a बराबर 5b। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कोई भी समीकरण का प्रयोग नहीं किए, तो यहाँ भी नहीं करते, रहने देते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि a का वैल्यू क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे, पुनः हम देखेंगे कि 3a प्लस 3/a प्लस b इसका टू -7 बाय -3a सॉरी माइनस बाढ़ेंगे इनटू a प्लस b -2। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, अब यहाँ पे भी बाय क्रॉस हम क्या कर सकते हैं, तो बाय क्रॉस करेंगे, 3 गुना 3a तो 9a, 3 गुना b प्लस में है दोनों तो 3b, 3 गुना -2 तो -6 इक्वल टू a गुना 7 तो 7a, b गुना 7 तो 7b। ठीक है, चलिए चर वाले के एक साथ बिना चर वाले को एक साथ कर देते हैं। आपका चर क्या है, a और b है, और बिना चर क्या है, बिना चर वाले क्या है 6 है, तो हम 6 को इस साइड ले आएंगे और चर वाले को इस साइड ले आएंगे। तो चलिए देखिए ये आपका माइनस में जाएंगे तो प्लस में, और ये दोनों प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू इधर आएंगे तो प्लस 6। अब देखिए माइनस 7a है जो प्लस 9 में से घट जाएंगे तो क्या आएंगे, 9a में से 7 ले जाएंगे तो 2a बचेंगे।
ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है और ये आपका माइनस में है, ठीक है। तो चलिए, तो 3 में से सॉरी 7 माइनस 7b में से, देखिए एक बात ध्यान देना है कि जिसकी संख्या अधिक हो, जिसकी संख्या अधिक हो मतलब जिस मतलब प्लस या माइनस में से जिसकी संख्या अधिक हो उसमें से हम कम वाले को घटाते हैं। तो माइनस वाली संख्या अधिक है, एक ऐसे तो वैल्यू में तो कम है लेकिन संख्यात्मक रूप से अधिक है, ये 7 है ये 3 है, इसलिए हम -7 में से +3 को घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेंगे, -4b बचेंगे, इक्वल टू 6। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, या कर लेते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे 2 गुना a का वैल्यू कितना है 5b, तो 5b -4b इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे हमने ये बात लिखा तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a बराबर 5b लिख सकते हैं, चूंकि a बराबर 5b, और ये बात है कहाँ पे, ये बात आपका यहाँ पे है, क्लियर। चलिए तो 10b -4b इक्वल टू 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, चलिए घटेगा तो कितना हो जाएगा 6b इक्वल टू 6। अब देखिए इसे हम काट देते हैं तो b बराबर 1। अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये गुना में जाएंगे तो भाग में तो कटेंगे, 1 बचेंगे। तो b का वैल्यू निकल चुका है, हम क्या करेंगे लिख देंगे अब a बराबर 5 b बराबर b का स्थान पर दीजिए 5 गुना 1 तो बराबर 5 लिख देंगे। अतः a बराबर 5 एंड b बराबर 1, ये क्या है आपका आंसर। चलिए देखिए बिना किसी समीकरण को माने, ऐसे तो मानना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है, ठीक है ना। तो बिना समीकरण को माने इस तरह से हमने आपका ये a और b निकाल दिए, ठीक है। अगर समीकरण मानना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे हमने नहीं माना, जब इसको कन्वर्ट किए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण सेकंड मान लिए, ठीक है। अगर हम समीकरण मानते हैं थोड़ा सा भाषा का प्रयोग करना पड़ता है और हिसाब थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को आप रोक करके इसे उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 का 2 देखते हैं। हिसाब क्या आपका 3x + y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ये आपका सेकेंड हिसाब है 2 का। तो हम सॉल्व करेंगे, इसमें k का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। और एक चीज है यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़कर सुना दे क्या कहता है कि 2 नंबर के k के किस मान के लिए निम्न से रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जैसे ही कोई हल नहीं है कि बात आते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई हल नहीं, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ये बात आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो समीकरण में आपको हम पहले बताए थे क्या करना है कि उठा के इसको इधर ले आइए। तो 3x + y - 1 = 0, तो आप इसे चाहे तो समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद 2k - 1 × x + k - 1 × y। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो ब्रैकेट के अंदर में इसको हम माइनस में रखेंगे, 2k + 1 = 0 समीकरण, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। समीकरण नहीं है यदि, ठीक है ना। जो समीकरण दिया गया है इनका कोई हल नहीं है यदि इनका रूप इस रूप में आता है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2।
यदि इस रूप में आता है इसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो पहले इसका ऐसा कोई हल नहीं है, इस रूप में आएगा ही और हम इसको इस तरह से लिखेंगे। लिख दिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान पुट करेंगे। ये 1 का 3 है और ये 2 का 2k -1 इसका 2 आपका b1 कितना है, नहीं कुछ तो 1 और b2 कितना है k - 1, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नोट इसकल टू -1 बाय -2k + 1, ठीक है। चलिए इसको तो भूल ही जाते हैं, ठीक है, इसको तो भूल ही जाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ भी आप बराबर कर सकते हैं, इसको इसके साथ बराबर करके निकालिए या फिर इसको इसके साथ बराबर करके निकालिए, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, अर्थात इन दोनों को हम अनुपात नहीं कर सकते, ठीक है। पहले से हमने बताया था इन दोनों का अनुपात की, फिर इन दोनों का अनुपात की, कि ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हमने कर दिया, तीनों को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कहा कि ये इसी के बराबर, इसके बराबर है ही नहीं, लेकिन ये इसके बराबर हैं, ये इसके बराबर हैं, लेकिन इसके बराबर c के बराबर नहीं है, ये a के बराबर हैं, ठीक है ना। तो हम a को c के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप गलत भी हम गलत भी बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है और ये दोनों आपस में बराबर थे, ये भी इसके बराबर नहीं होंगे, अर्थात ये भी इसके साथ तुलना हम नहीं करेंगे। इसको छोड़ ही देते हैं, तो अनुपात हम यहीं से करेंगे, ठीक है। अनुपात हम इसी की दोनों करेंगे, तो करते हैं। क्या करेंगे, 3k 3/2k -1 इसका 2 1/k -1 बैकवर्ड्स कीजिएगा। चलिए बैकवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या पाएंगे हम, 3 गुना k 3k 3 गुना -1 -3 इसका 2 2k गुना 1 2k -1 गुना 1 -1। चलिए तो हम क्या करेंगे, चर वाले के एक साइड, बिना चर वाले को एक साइड करेंगे, तो 3k - 2k इसका 2 -1 + 3, क्योंकि ये माइनस में जाएंगे तो प्लस में। चलिए घटाइए तो क्या बचेंगे, k इसका 2 घटाइए तो यहाँ पे 2, यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका आंसर निकल गया। देखिए क्या कहा था, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण कोई युग्म हल नहीं है, तो इस रूप में आप लिखिएगा, ये इनके साथ तो बराबर है, ये इनके साथ बराबर, लेकिन ये इनके साथ बराबर है, ये भी इसके साथ बराबर नहीं है। हम इन्हीं दोनों को अनुपातिक करेंगे, अनुपातिक करके फिर उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाल लिए, ठीक है ना। फिर बैकक्रॉस किए तो आपको क्या निकल जाएगा, 3k - 3 इसका 2k - 1। तो फिर आप जो भी आप डेक्लाम करके सरलीकरण करेंगे, तो सरलीकरण हो गया। अब सरलीकरण करके देखिए तो k बराबर k बराबर 2 निकल जाएंगे, ठीक है। सरलीकरण किस प्रकार की दिक्कत, तो नेक्स्ट देखिए 3 का क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बलगुणनखंड विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अत्यधिक उपयुक्त मानते हैं। चलिए देखिए इस हिसाब में तो कुछ नहीं है, हिसाब देखिए क्या है, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। आप इसे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या है ये हम आपको बताते हैं, और बलगुणनखंड विधि आपको हम बताए हैं, और इसमें आपको विलोपन विधि हम बताए हैं। बलगुणनखंड विधि 3.5 में बलगुणनखंड विधि और विलोपन विधि का हमने प्रयोग किया। प्रतिस्थापन विधि की बात अभी आया है तो हम प्रतिस्थापन विधि करके दिखाते हैं, और बलगुणनखंड विधि आप बना लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो आपके मानसिकता पर डिपेंड करता है, मेरे मानसिकता पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हमको तो ये सब इजी लगेगा, क्योंकि हम बना देते हैं तो मेरे लिए इजी है, तो मेरे लिए दोनों आसान होगा, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विधि को अच्छे से समझ जाते हैं और किस विधि को आप कर पाएंगे,
ठीक है ना। तो वो आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। तो आप अपने मानसिकता के अनुसार ये बात लिखिएगा, ये पूछ रहे हैं कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। उपयुक्त मतलब कौन ज्यादा उपयोगी है आपके लिए, कौन ज्यादा आपके लिए अच्छा है, वो आपके मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप किसको अच्छी तरह से समझते हैं और किसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आप कौन सी विधि कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को हमने पिछले अध्याय में बताया था कि क्या करते हैं, इसे समीकरण फर्स्ट, चलिए समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से क्या कीजिएगा, इसमें समीकरण फर्स्ट में देखते क्या करते हैं, 8x + 5y = 9। आप किसी एक चर के बराबर सभी को ले आइए। किसी को इच्छा है कि हम x के बराबर सबको लाना चाहते हैं तो आप x के बराबर ला सकते हैं, y के बराबर कोई चाहते हैं तो y के बराबर ला सकते हैं, तो हम y के बराबर करते हैं। देखिए ये आपका प्लस में, इस साइड आएंगे तो माइनस में, क्लियर। ये गुणा में, इधर आएंगे तो भाग में। समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लिए हैं, जैसे समीकरण हम थर्ड मान लेंगे। जो आपका समीकरण थर्ड होगा अर्थात जो आपका y निकला, ये आपका y का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये y का वैल्यू निकला है, इसे हम उठा करके समीकरण सेकंड में y के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, चलिए आपका समीकरण सेकंड क्या है, 3x + 2 इंटू y का वैल्यू क्या है 9 माइनस 8x बाय 5 इसका टू क्या है, समीकरण सेकंड 4। चलिए तो 3x + 2 गुना 9 18, 2 गुना माइनस 8 माइनस 16 x बाय 5, ठीक है। जो गुणांक होता है ना वो अंश के साथ गुना होंगे, हर के साथ नहीं होते, ठीक है। चलिए इसका टू 4। अब यहाँ पे क्या कौन सी क्रिया करना पड़ी है, लघुत्तम की, नहीं कुछ नीचे एक कीजिएगा, इसका लघुत्तम लीजिएगा एलसीएम, इसको हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कीजिएगा तो ये 5 आएंगे। देखिए कितने बार में भागेंगे, 5 बार में, गुना ऊपर से कर देंगे, ठीक है ना। चलिए प्लस का चिन्ह है, प्लस डालिए, कितने बार में, एक बार में। ये दोनों ये क्या है, एक साथ है, इसको प्लस मत समझ लीजिएगा। चलिए तो 18 - 16x इसका जो 4। चलिए अब जब देखिए घटता है ना, घट रहा है ना, तो घटाइए, और बाय क्रॉस साथ में क्या हो रहा है, बाय क्रॉस हो रहा है। चलिए यहाँ पे नहीं कुछ नीचे एक है, तो जो बचेगा क्या बचेगा, 18 - x बचेंगे, ठीक है ना। तो गुना कीजिएगा तो 18 - x बाय 5 = 4 बाय 1। तो क्या करेंगे, बाय क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहां जाएंगे, देखिए तो 18 - x = 20, ये आपका प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो माइनस x = 20 माइनस 18, तो माइनस x = 20, ठीक है। माइनस सब में अब यहाँ पे वही बात करेंगे कि दोनों को -1 से गुना करने पर ये प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस में, इसलिए आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये माइनस इधर आ जाएंगे, तो x = -20, x का वैल्यू निकल गया। हम उठा कहां रख देंगे, यहाँ पे समीकरण थर्ड है यहाँ रख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, तो रखिएगा थर्ड क्या है, y = 9 - 8 इंटू, सॉरी ये घटेगा तो 2 हो जाएंगे, ये 20 कहां से आ गए, 2 होंगे, ठीक है। तो -2, तो y = 9 - 8 गुना -2 तो +16, ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे 20
5 आएंगे, लिख देंगे आते हैं x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 25। ये दोनों आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण से चलते हैं और किसी एक चर के बराबर सभी को ले आते हैं, ले आए और उस समीकरण थर्ड मान लेते हैं। फिर इसे हम क्या करते हैं y का वैल्यू, इसे हम y का वैल्यू मानते हैं, उठा करके हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड में रखने के बाद हमने x का वैल्यू निकाला, x इक्वल टू -2। अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में उठा कर रख देंगे तो आपका y का वैल्यू निकल जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे है और y का वैल्यू यहाँ पे है, तो x और y का वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ये सब आपका बन चुका है। ठीक है ना, तो अब आप बदलखंड विधि आपको हमने बताया है, ठीक नहीं, 1 में 1 का 2 नंबर हिसाब में बदलखंड विधि बताया, तो आप उस विधि का प्रयोग करके बनाइए। ठीक नहीं, टास्क में समझ लीजिए और बताइए कि आपको कौन सा विधि सबसे उपयुक्त लगा, बदलखंड या प्रतिस्थापन विधि, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और क्यों लगा ये बात भी आप लिखिएगा। ठीक है, तो वीडियो रोक करके आप इसे उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। ध्यान देना है, लगभग सभी हिसाब का अस्तित्व है। ठीक है ना, इसका कहता है रैखिक समीकरण का युग्म पहले बनाने के लिए, अर्थात जो आपका हिसाब है 4 का 1 नंबर, उसका कहता है रैखिक युग्म बनाने के लिए, अर्थात बीजगणितीय रूप में लाने के लिए। फिर आपको हमने 3 विधि बताया, एक बताया प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि एंड बदलखंड विधि। अब आपसे पहले ही सवाल कर चुका है किताब कि कौन सा विधि आपको उपयुक्त लगता है, जिसका अर्थ ये हुआ, ये कह रहा है कोई भी विधि से आप बना सकते हैं, तो आपको जो उपयुक्त लगा हो, जो आपको पसंद आया हो, उस विधि का आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो है आपका समीकरण अर्थात रैखिक समीकरण बनाकर हम दे देंगे, आप उससे हल कीजिएगा। आपको जो विधि पसंद हो आप हल कीजिएगा। यदि आपका आंसर नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देकर के उसको प्रश्न आपको समझा दिया जाए, वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हिसाब हम पढ़ के सुनाते हैं। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मासिक आय, एक महीना का जो है उसको किराया जो है, आय जो है लिया जाता है, इसमें एक नियत है। नियत मतलब कि वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उस जगह का, उस वस्तु का, वहां की वस्तु का उपयोग कीजिए ना कीजिए, आपको वो नियत तो देना पड़ेगा। ठीक है, आप जितने दिन आप उपयोग कीजिएगा उस जगह का या वस्तु का, तो आपको उसका प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ के देना पड़ेगा। ये बात, ये हिसाब कह रहा है। कहते हैं छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया है। ठीक है ना, आपको पहले बता चुके हैं कि आपको नियत देना ही पड़ेगा, आपने एंट्री ली, आपको देना ही पड़ेगा नियत, भाई इतना नियत आपका है। अगर आप महीना देना चाहते हैं तो जोड़ के दे दीजिए। तो आप जितने दिन आप उपयोग करते हैं भोजन का, प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको जोड़ के देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि माना नियत भाड़ा x रुपया, नियत भाड़ा क्या है x रुपया। अब प्रत्येक दिन के हिसाब से लेता है, ठीक है। चलिए प्रतिदिन का भाड़ा क्या है y रुपया है। तो सर यहाँ पे हम सीधा सीधा निकलेंगे तो देखिए क्या कहता है कि जब एक विद्यार्थी ए, कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और उसे 1000 रुपया चुकाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नियत उससे लिया गया,
नियत उससे लिया गया और कह रहा है कि 20 दिन उसने भोजन किया। और आप हमको बताए थे पहले ही कि नियत तो आपसे ले ही लेगा, चाहे भोजन कीजिए या ना कीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। तो x तो रुपया वो ले ही लेंगे, ठीक है। अब वो जो है प्रतिदिन एक दिन करेंगे तो y रुपया लेंगे, 2 दिन करेंगे तो 2y लेंगे, और यहाँ पे 20 दिन भोजन किया है तो कितने रुपया लेंगे? 20y लेंगे। और कुल मिलाकर के कितना अदा किया है, मतलब कितना चुकाया है, दिया है 1000 चुकाया, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका इस समीकरण फर्स्ट हो गया, क्लियर। अब देखिए पुनः कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी बी, एक दूसरा विद्यार्थी बी है, कहते हैं जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं, तो बताइए कि नियत और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है? प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है? नियत और प्रतिदिन। तो पुनः प्रश्न से ये किसके लिए है? बी के लिए। एक लिए था कि ए ने 20 दिन भोजन का उपयोग किया, 150 को तो नियत देना ही पड़ेगा, और 20 दिन जो किया है, एक दिन का y चुकाया तो 20 दिन को 20y चुकाएगा, तो टोटल मिला के उसने 1000 रुपया दिया। लेकिन बी जो है वो 26 दिन तक भोजन किया तो नियत तो उसको देना ही पड़ेगा, और 26 दिन का एक दिन का हुआ है तो 26 दिन का 26 हुआ, और कुल मिलाकर के 1180 समीकरण सेकेंड। अब आपको जो विधि पसंद हो आप उस विधि का प्रयोग कर अपना सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे प्रत्यास्थापन विधि सबसे उपयुक्त रहेगा। क्या करने पर? घटाने पर, क्लियर। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो सॉरी प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएंगे, घटेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे? 6y इसका जो घटाइए तो माइनस 180, काटिए माइनस माइनस खत्म, 17 18 y इसका 2 30। तो क्या कीजिएगा समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, क्लियर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? x प्लस 20 गुना 30 इक्वल टू 100। चलिए गुना कीजिए, x इक्वल टू ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, माइनस 30 गुना 60 अर्थात 600, घटाइए तो 400। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर 400 रुपया और प्रतिदिन भाड़ा 30। तो समझ में आया आपको कि क्या कह रहा था? कि कह रहा था कि किसी छात्रावास में एक नियत भाड़ा ली जाती है। अब भाड़ा उस छात्र पे डिपेंड करेगा कि वो कितने दिन उस छात्रावास में भोजन करते हैं। तो एक छात्र जो है, ठीक है, 20 दिन भोजन करते हैं, नियत x चुकाएगा और 20 दिन करेंगे तो 20 दिन को 20 चुकाएंगे तो टोटल हो जाता है उनका 1000। और दूसरा b जो है वो टोटल देते हैं 1800। हमने विलोपन विधि का उपयोग कर x का y का वैल्यू निकाला जो प्रतिदिन है, अर्थात एक दिन का भोजन 30 रुपया, एक दिन का भोजन 30 रुपया। तो मैंने प्रतिदिन का भाड़ा, भोजन का भाड़ा यानी भोजन का मूल्य, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया, क्लियर। चलिए, और नियत भाड़ा क्या है? 400 रुपया। कुल मिला क्या हो गया? कुल मिला कितना? ए के लिए 1000 और बी के लिए 1180। बता लीजिए।